दोस्तों नमस्कार। आज का विषय बहुत गंभीर है। अगर कोई अनजान व्यक्ति एक तथ्यहीन वीडियो बना के अपलोड करता है तो आप उसको फेक न्यूज़ बोल सकते हैं, आप उसको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। लेकिन कोई अवार्ड विनिंग पत्रकार जिसका पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस रहा है पत्रकारिता में और जो अपने आप को हिंदुस्तान का लीडिंग न्यूज़ एंकर बोलता रहा हो, और अगर वो जानबूझ के बगैर तथ्यों को जाने अगर वो न्यूज़ बनाता है, वीडियो अपलोड करता है और जिससे समाज में अराजकता की स्थिति पैदा होने की संभावना होती हो, आप ऐसे पत्रकारों को क्या बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो हमारे सामने आया है और जिसका टाइटल है किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा, और ये वीडियो बनाया है रवीश कुमार जी ने। आज उस वीडियो की थोड़ी तथ्यों की जानकारी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को और समाज को यह पता लगे कि किस तरह से जो सेलिब्रिटी पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं वो किस तरह से समाज को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं अपने वेस्टेड एजेंडा के लिए। ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं क्योंकि इनकी फॉलोइंग है और इनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें, और अगर वो क्रॉस चेक नहीं करते हैं, सुनी सुनाई खबरों पे या किसी एजेंडा के तहत इस देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है। अगर इस तरह के लोग समाज में अराजकता पैदा करेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, क्योंकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को समाज के भले के लिए ना करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपनी सत्ता विरोधी रणनीति या बीजेपी विरोधी रणनीति या मोदी विरोधी रणनीति के चक्कर में इस समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान इस बात का है कि आम आदमी फैक्ट्स को क्रॉस चेक नहीं कर सकता, इसीलिए इसका फायदा उठा के ये एजेंडाधारी पत्रकार या यूट्यूबर समाज में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं हर लाइन पे आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और रवीश कुमार से कहूंगा कि आप कम से कम यूट्यूब बनाने से पहले फैक्ट्स तो चेक कर लिया कीजिए। हो सकता है कि आपके ज़्यादातर व्यूअर अनाड़ी हों, अज्ञानी हों, आपको फेस वैल्यू पे लेते हों, और आप अगर उनके साथ इस तरह का मिसलीडिंग प्रचार करते हो अपने किसी भी हिडन एजेंडा के लिए, तो ये वास्तव में निंदनीय है। दोस्तों, एक जो वीडियो अपलोड हुआ है एक दिन पहले रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल पे और जिसका टाइटल है किसानों के साथ धोखा, वो एक आधारहीन इलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री या रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, क्योंकि जिसने एक रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट का टाइटल है रिपोर्टर्स कलेक्टिव वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल है कि किस तरह से एक एनआरआई के कहने पर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एक आपने कहावत सुनी होगी, वन ब्लाइंड गाइडिंग अदर। दोनों अज्ञानी, दोनों को सच्चाई कुछ नहीं पता, क्योंकि दोनों के पास माइक है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, दोनों मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन समाज को परोस रहे हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सा इतिहास पे जाते हैं। हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर या दुनिया में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोई नई बात नहीं। आज भी हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर होता है। आपके सामने उदाहरण है। टी गार्डन्स क्या है, चाय का उत्पादन कैसे होता है। चाय का उत्पादन, जो चाय के बागान है वो कंपनियों के पास होते हैं, वहां पे चाय का उत्पादन होता है, प्रोसेसिंग होती है और मार्केटिंग होती है। मेरा अनुभव करीब 40 साल का है एग्री फूड बिजनेस का, और जब हम कॉलेज में थे तब से हमेशा एक चर्चा रहती थी कि एग्रीकल्चर के लिए क्या मॉडल सही है। क्या हम कोऑपरेटिव मॉडल पे जाएं, क्या हम कोलैबोरेटिव फार्मिंग में जाएं, क्या हम कॉर्पोरेटाइजेशन पे जाएं। अलग अलग मॉडल पे हमेशा चर्चा होती रही है। हिंदुस्तान में क्योंकि किसान बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोगों ने कोऑपरेटिव मॉडल अपनाया, खासकर डेयरी में।
एग्रीकल्चर में क्योंकि किसान का लगाव जमीन के साथ होता है, तो बहुत सारे सैकड़ों सेमिनार्स में चर्चा हुई, कैन वी गो फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अक्सर यह पाया गया कि हिंदुस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पे कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक किसान का है, लैंड सीलिंग एक्ट है, और कई ऐसे कारण हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसके कारण आप कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में वायबल नहीं बना पाते। और इस पे चर्चा अलग अलग मॉडल्स को लेके होती रही है। इसी तरह का एक प्रयास, जैसे बहुत सारे एडवाइजर्स आते हैं भारत सरकार में, किसी और ने भी प्रयास किया होगा। मैं भी उन एडवाइजर से मिला जिसने रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो रिपोर्ट बनाई, उनके अपने विचार हो सकते हैं। बहुतों से उन्होंने बात करी, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशंस की मीटिंग में मैं उनको देखता था। लेकिन हकीकत यह है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार माने या ना माने, संसद उसको माने या ना माने, यह संसद का प्रोरोगेटिव है। यह संसद के अपने कार्य क्षेत्र में आता है मानना या ना मानना। यह कहना कि एक रिपोर्ट आई थी और उसके बाद कॉर्पोरेटाइजेशन की बात हुई और उसके बाद 3 कानून आए, मुझे लगता है यह तथ्यों पे आधारित नहीं है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। सबसे पहले हम ले आते हैं जो बैकग्राउंड है जिसके कारण यह अराजकता फैलाने की दोबारा कोशिश की गई, क्योंकि भारत में अब महत्वपूर्ण चुनाव आने वाले हैं और 2024 में संसद का चुनाव है। उससे पहले टूल किट, उनका गैंग और उनके यूट्यूबर्स अपने काम धंधे पे लग गए हैं। और ऐसे यूट्यूबर जो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, वो इस टूल किट गैंग के कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थक हैं। अब हकीकत क्या है, 3 कृषि कानूनों की मैं बात आज नहीं करूंगा। मैं एक कानून की बात करूंगा जो था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेके, जिसकी चर्चा डिटेल में रवीश कुमार ने अपने वीडियो चैनल में की, वीडियो प्रोग्राम में की। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि भारत की आर्थिक स्थिति और खासकर एग्रीकल्चर भंडारण व्यवस्था क्या थी। मैं आपके सामने आंकड़े लाता हूं, क्योंकि जिस समय कोविड हुआ, क्योंकि जो ये तीनों कानून आए थे ये कोविड के समय में आए थे। हकीकत यह है दोस्तों, जब कोविड शुरू हुआ, मार्च में जब लॉकडाउन लगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अक्सर हर हफ्ते भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और बाकी मंत्रालयों में इस बात की चर्चा होती रही, और खासकर भारत के पशुपालक जो किसान हैं उनके द्वारा, कि आपके पास गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। आपका गेहूं और चावल, जो गेहूं और चावल इंसानों के खाने लायक नहीं रहा है, आप उन गोडाउनों से उन चावल और गेहूं को ऑक्शनिंग करिए ताकि हम उसको खिला सके पशुओं को, क्योंकि उन दिनों मक्का के रेट बहुत ऊंचे थे। यह बैकग्राउंड है, जिसको फैक्ट चेक करना है वो कर सकता है। अब हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, अगर हम एफसीआई की बात करें, इस आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं 2020 की, क्योंकि उन दिनों लॉकडाउन था, एफसीआई के गोडाउन ओवरफ्लो थे, रखने की जगह नहीं थी। इसीलिए सरकार चाहती थी किसी तरह से गोडाउन में जो माल रखा हुआ है वो लिक्विडेट हो जाए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी तरफ पशुपालक किसान इस बात से चिंतित थे कि जो फीड मटेरियल है, खासकर मक्का, मुर्गी का किसान इसलिए परेशान था कि उसके रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं, और ये आंकड़े एफसीआई की वेबसाइट से हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूं। रवीश कुमार जी और उन जैसे पत्रकार भी थोड़ी अगर मेहनत करते और पत्रकारिता की लाज रखते तो ये आंकड़े उनको भी मिल जाते। आप भी एफसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 2020 में 1 अप्रैल 2020 को एफसीआई के पास जो टोटल स्टोरेज स्पेस थी वो थी 412 लाख टन की। स्टेट एजेंसीज के पास थी 343 लाख टन की, 344 मान लीजिए। टोटल था करीब 756 लाख टन का स्टोरेज स्पेस जिसमें ग्रेन रखा जा सकता था।
उस समय स्थिति क्या थी? 2020 में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 756। लेकिन उस समय जो स्टोरेज के अंदर जो माल पड़ा था एफसीआई के पास, वो था 832 लाख टन। मतलब 75 मिलियन टन आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, सेंटर प्लस स्टेट मिला के, और गोडाउन में माल पड़ा है एफसीआई के पास 83 मिलियन टन। इसका मतलब 7 मिलियन टन सड़कों पे पड़ा है मिल्ड मटेरियल, और करीब उसमें अगर मैं और जोड़ दूं 20 मिलियन टन अनमिल्ड मटेरियल। कुल मिला के आपके पास 104 मिलियन टन स्टॉक था, और स्टोरेज कैपेसिटी थी आपके पास मात्र 76 मिलियन टन। 30 मिलियन टन माल ऐसी जगह पड़ा था जहां स्टोरेज प्रॉपर नहीं था। ऐसी स्थिति में दोस्तों सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही कहना चाहिए कि जब हम माल नहीं रख पा रहे, देश के किसानों की मेहनत और उत्पादन जो भी स्टोर करना चाहे कर सकता है, लेकिन होर्डिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो कौन स्टोर करना चाहेगा? जिसको एक्सपोर्ट करना है या जिसको प्रोसेसिंग करना है। इसीलिए जब लॉकडाउन था और गोडाउन्स ओवरफ्लो थे, उस समय भारत सरकार जो एक कानून लेके आई थी, अमेंडमेंट, जो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको हटा दिया गया। आप ध्यान से सुनिए, इन सारे जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं, ये कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया गया। कानून का नाम क्या है? एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020। यही बाद में बिल बन के संसद में गया था। मैं इसकी लाइन वर्बेटिम आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और मजे की बात क्या है दोस्तों, ये मात्र 1 पेज का कानून है। हमारे रवीश कुमार जैसे पत्रकार इतना भी अगर नहीं पढ़ पाते अपनी रिपोर्टिंग के लिए, तो मुझे उनकी काबिलियत पे तरस आता है। सेक्शन 2 क्या बोलता है इस ऑर्डिनेंस का? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, आफ्टर सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग सबसेक्शन शेल बी इंसर्टेड। इंसर्टेड, डिलीटेड नहीं। कहीं लिखा है कि कानून हटा दिया गया? कानून वही है, उसमें एक पैराग्राफ ऐड किया गया है, और वो क्या है? Notwithstanding anything contained in subsection 1, the supply of foodstuff including cereals, pulses, potatoes, onion, edible oils, as the central government may by notification in the official gazette specify, may be regulated only under extraordinary circumstances which may include war, famine, extraordinary price rise, natural calamity and grave nature. Any action on imposed stock limit shall be based on price rise. समझिए इस बात को, महंगाई बढ़ेगी तो भारत सरकार स्टॉक लिमिट लगाएगी। ये कानूनी अधिकार भारत सरकार ने अपने पास रखा है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया गया है। रवीश कुमार जी और उन जैसे सारे अज्ञानी पत्रकारों को मेरा ये कहना है कि कहाँ लिखा हुआ है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया गया? मैं आपको चुनौती देता हूं, वो कागज लेके आइए। An order for regulating stock limit of any agriculture produce may be issued under this act only if there is 100% increase in retail price of horticulture produce. मतलब अगर आपके पिछले, और इसका कारण मैं आपको देता हूं, पिछले 12 महीने या 5 साल का एवरेज, अगर मान लीजिए आलू की कीमत पिछले साल 10 रुपए थी और इस साल बढ़ के 20 हो गई, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में स्टॉक लिमिट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट डबल हो गया। ऐसा नहीं है कि 10 की चीज 100 हो गई और सरकार सोती रहेगी, ऐसा कहीं नहीं है। सरकार ने सिर्फ इसलिए 100% का दिया है ताकि अगर बाजार में महंगाई होती है इसका लाभ किसान को भी मिले। पिछले साल अगर एवरेज प्राइस 10 रुपए थी किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, और वो बढ़ के अगर इस समय, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मेनली हम किसकी बात करते हैं? टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इस तरह की चीज़ों की। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं
और अगर 100% राइज होता है, मतलब पिछले साल अगर प्याज 10 रुपए था और इस बार 20 हो गया, तो सरकार इंटरवीन करेगी। लेकिन अगर 15, 16, 17 रुपए है तो सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर पिछली बार भी अगर किसान को 10 रुपए मिला और इस बार वो 15 रुपए कमा रहा है तो उसको कमाने दिया जाए। लेकिन अगर 100% बढ़ जाता है, इसका मतलब अब कंज्यूमर के लिए घातक हो गया है, तब स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ये कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाया नहीं गया था। नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे आपके सीरियल्स, मतलब दालें, अनाज, तिलहन, अगर उनके रेट 50% भी बढ़ जाते हैं, अगर 20 रुपए का गेहूं 30 रुपए हो जाता है, 100 रुपए का तेल 150 रुपए हो जाता है, तो किसान को कमाने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप पिछले साल की लेवल पे लिमिट लगा देते तो किसान को बाजार में जो इन्फ्लेशन होता है उसका फायदा नहीं मिलता। किसान अगर पिछले साल 10 रुपए में माल बेचा है तो इस बार भी वो मजबूर होता 10 रुपए में बेचने के लिए, लेकिन किसान को कमाने का मौका देना चाहिए, इसीलिए ये बैंड छोड़ा गया था। तो 50% नॉन पेरिशेबल और 100% पेरिशेबल्स के लिए लिखाया गया था। ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 months और एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 years, विचएवर इज लोअर नॉट हायर। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब किसान और कंज्यूमर दोनों का ध्यान इस कानून में रखा गया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाया नहीं गया था। जितने ये अज्ञानी पत्रकार जो हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैलाते हैं, ये पढ़ भी नहीं सकते 2 लाइनें, पता नहीं किस तरह की पूरी जिंदगी ये लोग रिपोर्टिंग करते रहे। Provided that such order for regulating stock limits shall not apply to a processor or value chain participant of any agriculture produce if the stock limit of such person does not exceed overall ceiling of installed capacity of processing। ये लिमिट किस पे नहीं लगेगी? अगर आप प्रोसेसिंग कंपनी है, मान लीजिए आप चिप्स बनाते हैं और आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि हम साल में 5000 टन का आलू चिप्स बनाएंगे, आप 5000 टन की स्टॉकिंग कर सकते हैं, 6000 नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लिमिट 5000 टन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है, आप बिल्डर हैं, आप ज्वेलर हैं, आपके पास 2 नंबर का पैसा है और आपने स्टॉकिंग शुरू कर दिया, आपके लिए ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ प्रोसेसर्स के लिए है या एक्सपोर्टर्स के लिए है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपोर्ट डिमांड। जिसने पिछले साल मान लीजिए 500 टन एक्सपोर्ट किया, इस बार वो 5000 टन स्टॉक नहीं कर सकता, उसको 500 ही करना होगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस वो दिखा चुका है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलती रहे, एक्सपोर्ट चलता रहे, किसान को अगर बाजार में भाव बढ़ता है उसका फायदा मिले और इतनी महंगाई ना बढ़ जाए कि कंज्यूमर को दुखी होना पड़े। सारी बातों को ध्यान रख के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में अमेंडमेंट किए गए थे। Provided further that nothing contained is the subsection shall apply to any order relating to public distribution system and targeted public distribution systems। इसका मतलब जो PDS है, ये लिमिट्स या FCI है, उस पर नहीं लागू होगी, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए उनको एक्स्ट्रा स्टॉकिंग करनी है, मिलियंस ऑफ टन FCI स्टॉक कर सकता है, ये कानून उन पे लागू नहीं होगा। ये बात समझने की है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? बार बार ये जो कहा गया कि NRIs के रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने कानून बदले, ये गलत है, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं पता। ये सिर्फ कोई दूसरा स्क्रिप्ट लिखता है और ये पढ़ने बैठ जाते हैं। अब एक सच्चाई और समझ लीजिए, बार बार ये कहा गया कि ये कानून आने से पहले तुरंत अडानी ने साइलो बना लिए। मैं अडानी साहब की यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन अज्ञानी पत्रकारों से इतना निवेदन है कि एक बार नेट सर्च कर लेते, इंटरनेट सर्च कर लेते। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है सितंबर 25, 2020 की, और उन्होंने ये कहा है, उनका अपना इन्वेस्टिगेशन है कि अडानी के साइलो 2005 और 7 के बीच में लगाए गए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए क्योंकि FCI के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना था। सरकार ने कहा प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करें,
एफसीआई उनसे किराए पे ले लेगी और किराया दे देगी। एक समझदारी वाला काम था, क्योंकि वेयरहाउस मेंटेन भी हो जाते, क्योंकि प्राइवेट पार्टी उसको मेंटेन करती, क्योंकि किराए पे देना था। एफसीआई नीड बेस्ड किराए पे लेती, जहां जरूरत थी वहां किराए पे लेती, बाकी जगह नहीं जरूरत थी। अगर वो एफसीआई अपने गोडाउन या साइलो बनाती, उनको परमानेंट स्टाफ वहां रखना पड़ता, चाहे वो साइलो और गोडाउन इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये एक एफिशिएंट डिसीजन था मनमोहन सिंह सरकार का। लेकिन इन पत्रकारों ने इतनी भी हिम्मत नहीं करी कि वो उठ के फैक्ट्स चेक कर ले। बिजनेस लाइन और मिंट ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी के साइलो 2005 से एग्जिस्ट करते हैं और 2007 से किसान वहां पे अपना माल दे रहे हैं। और ये ऑर्डिनेंस कब आया था? 2020 में। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि जब मैं अपनी फैक्ट्री में, जब मैं कॉरपोरेट में था और कंपनी का सीईओ था, तब मैं इन साइलो को देख के आया था, क्योंकि अपनी फैक्ट्री में मुझे भी साइलो लगवाने थे। और जो लोग पंजाब से हैं, नेस्ले की फैक्ट्री के बाजू में मोगा में ये साइलो है, इसकी टोटल कैपेसिटी 2 लाख टन है। पंजाब में टोटल वीट प्रोडक्शन होता है करीब 16 से 17 मिलियन टन। कितना? 16 से 17 मिलियन टन। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है अडानी वेयरहाउस की, जो एफसीआई ने किराए पे लिए हुए हैं? 2 लाख टन। इसका मतलब 1 से 1.5% प्रोडक्शन ऑफ पंजाब कैन ओनली बी स्टोर्ड। 1 से 1.5%। और ये लोग बोलते हैं सारा माल अडानी ने अपने कब्जे में ले लिया। अगर ऐसे पत्रकार, सो कॉल्ड रिवार्डेड, अवॉर्डेड, रिकॉग्नाइज, सेलिब्रिटी पत्रकार, जिनके पास अब नौकरी नहीं है, यूट्यूब चला रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे लोग अगर देश को मिसलीड करेंगे, भ्रमित करेंगे, तो जो यंग पत्रकार हैं वो क्या इन लोगों को रोल मॉडल मानना चाहिए? दुख इस बात का है दोस्तों कि बगैर तथ्यों को समझे, बगैर फैक्ट्स को जाने, एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैलाने की जो बात है वो इस देश में अब आम होती जा रही है। आपके पास एक माइक है, एक कैमरा है, आप शुरू हो गए, ना आपने पढ़ाई करी, ना तथ्यों को क्रॉस वेरीफाई किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं, आपने उनको उल्टी सीधी कहानी परोस दी, एक गलत रिपोर्ट को आपने सामने रखा। अब आप कहेंगे नहीं, उसमें लेटर्स दिए हुए हैं, कभी विस्तार से चर्चा मैं उसकी करूंगा कि जिस एनआरआई का ये जिक्र कर रहे हैं, उनका जो रिपोर्ट है उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की अपनी कमेटीज हैं। इस तरह के रिकमेंडेशंस कॉर्पोरेटाइजेशन को लेके सीआईआई की तरफ से, फिक्की की तरफ से सैकड़ों रिप्रेजेंटेशन जा चुके थे कि एग्रीकल्चर को लिबरलाइज किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने नहीं सुनी थी। 30 साल से तो मैं देख रहा हूं ये डिस्कशंस, लेकिन क्योंकि इन पत्रकारों को सिर्फ टीआरपी, हेडलाइंस और टेररिज्म फैलाना होता है, इसलिए इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग करते हैं अपना नाम चमकाने के लिए और सरकार को हैरान परेशान करने के लिए। आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में? जो मैंने तथ्य दिए, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आप एफसीआई की वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए। मैं बगैर फैक्ट्स के बात नहीं करता। और मैं रवीश जी और जो ये कलेक्टिव रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जो जर्नलिस्ट हैं, मैं रवीश जी और इनके सो कॉल्ड एडवाइजर्स को आमंत्रित करता हूं, जहां चाहें, जब चाहें, जिस मंच पे चाहें, तीनों कृषि कानून पे मेरे साथ चर्चा करें। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा कि ये कानून किस तरह से किसानों के फायदे में थे। अगर आप खेती नहीं समझते हैं, जस्ट बिकॉज आप किसान हैं इसलिए आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक समझते होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। किसान नेताओं से और जो भी इन किसान के कानूनों के विरोध में खड़े हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं। आप अपने आर्ग्यूमेंट रखिए, मैं अपने आर्ग्यूमेंट रखता हूं, और जनता तय करेगी कि सही क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।